नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अब सपा को हटाए जाने पर उमर अब्दुल्ला अब भी पुरुम्मीद। ETV के साथ खुसूसी बातचीत में किया खुलासा। तोसा मैदान के लीज में नहीं की जाएगी तोसी, फारूक अब्दुल्ला का बयान। अनंतनाग में हजरत बाबा सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इख्तिताम पजीर। हजारों अकीदतमंदों ने मजार पर दी हाजिरी। और खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तोसा मैदान की जमीन की लीज में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला जिला बडगाम के बैरवा इलाके में नावा निगारों से बात कर रहे थे। इससे पहले इन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है। Already the minister already said that there is no possibility of extending this lease. They are trying to find some alternate place for them where their guns can fire without affecting the people. That is being searched now. A committee has been made by the government and they are looking for that. But Tos Madan is not going to be used anymore because it is a tourist place and they want to develop this for tourism. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते, जबकि PDP नरेंद्र मोदी को वाजपेयी की नजर से देख रही है और मोदी को वज़ीर आज़म बनाने पर तुली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से जनूबी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम को तेज करने के सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा में रोड शो और जलसों से खिताब किया। जिला पुलवामा के वांपुरा और गुडूरा इलाकों में रोड शो और इज्तिमा से कांग्रेस और NC लीडरों ने खिताब किया। पुलवामा के ही वासूरा इलाके में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की बेहतर नुमाइंदगी की, जबकि PDP की सदर महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में रियासत की नुमाइंदगी करने में नाकाम रही है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि PDP और BJP का पार्लिमानी इंतखाब में गठजोड़ है। उन्होंने पुंछ का उम्मीदवार खड़ा किया कांग्रेस के उम्मीदवार को कमजोर करने के लिए। आज उनको मोदी साहब में वाजपेयी साहब का चेहरा नजर आता है। जनाब, मैंने वाजपेयी साहब के साथ 3 साल काम किए हैं। मुझे तो मोदी में वाजपेयी साहब का साया तक नजर नहीं आता, चेहरे की बात तो दूर की। ये कलम दवात वाले इन्होंने BJP के साथ हाथ मिलाया हुआ है। इसका सबूत देखना चाहें तो जम्मू में और उधमपुर में इलेक्शन में जो उन्होंने उम्मीदवार उठाए हैं, देखिए। PDP की जानिब से हल्के इंतखाब नूराबाद, दमहाल, हाजीपुरा के बेशतर देहातों में कई रोड शो और अवामी जलसों का एहतमाम किया गया। जलसों से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इनकी जमात रियासत के अक्सर तरक्की की ख्वाह है और अगर इनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो अवाम को दरपेश मसाइल का इजाला करने के लिए जी जान से जुट जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी तनकीदी बयान पर उन्होंने कहा कि पार्टी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, उन्हें अब सिर्फ हार ही नजर आ रही है। मगर दफ्तर से वादों से AC% DA% MA पासन घर बैकडोर एंट्री जमानत जमीन पर खाना पढ़ने का नौकरी तनख्वाह। PDP की शक्ल में बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। तो कभी एक दिन फारूक साहब कहते हैं BJP के साथ जाएंगे, जबकि खुद फारूक साहब का लड़का BJP में वजीर था। ऑटोनॉमी रिजेक्ट हुई, उमर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। गुजरात में मुसलमानों को मारा गया, उमर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अफजल गुरु को 28 नंबर से उठा के फांसी दी मोदी जी को खुश करने के लिए, जो उस वक्त ये मामला चल रहा था। इसी तरह कभी कहते हैं जमात इस्लामी का और PDP का गठजोड़ है, कभी कहते हैं सलाउद्दीन और PDP का गठजोड़ है, कभी कहते हैं हिजबुल मुजाहिदीन और PDP का गठजोड़ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपनी शिकस्त को महसूस कर रहे हैं। इनको मालूम है लोग इनसे तंग आ चुके हैं, लोग इस निजाम को बदलना चाहते हैं और PDP लोगों के सामने एक अच्छा और बेहतर ऑल्टरनेटिव की शक्ल में सामने आ रहा है और इनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। PDP सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस NDA का एक हिस्सा रह चुकी है और अब सियासी वफाद के लिए PDP को इंडिया का खैरख्वाह करार दिया जा रहा है। अनंतनाग के शंगस में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों से खिताब के दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि कुर्सी की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने BJP का साथ दिया था और अब भी इसी मकसद के तहत BJP के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस मौके पर
MLA شانگس پیر منصور حسین نے بھی خطاب کیا اور محبوبہ مفتی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی. میں نے کہا اپنا ووٹ سستا مت کرو, تب منصور صاحب کو اپنے پاس آنے دو. کانگریس کے سینئر لیڈر اور وزیر سیاحت غلام احمد میر نے کہا کہ PDP صدر محبوبہ مفتی بحیثیت ممبر پارلیمنٹ اپنا کردار نبھانے میں پوری طرح سے ناکام رہی اور اب کی بار لوگ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے مشترکہ امیدوار ڈاکٹر محبوب بیگ کو اننتناگ سے بھاری اکثریت سے منتخب کریں گے. غلام احمد میر نے حلقہ انتخاب بیرو شاہ آباد میں روڈ شو میں شرکت کی. اس موقع پر GA میر نے کہا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس مخلوط سرکار نے عوام کے لیے کافی فلاحی کام انجام دیے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج ان دونوں پارٹیوں کی حمایت کرتے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر محبوب بیگ کو ووٹ دے کر کامیاب کرنے کی اپیل کی. جتنا میں نے ساؤتھ کشمیر میں معائنہ کیا اور ایسیس کیا, مجھے پورا یقین ہے کہ ساؤتھ کشمیر کے لوگوں کے من میں یہ فیصلہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس کے مشترکہ امیدوار ڈاکٹر محبوب بیگ کو یہاں سے کافی تعدادوں سے جتا کے بھیج دیں گے. PDP کا رول ہے جموں کشمیر کے اندر, کیونکہ جو ان کی امیدوار ہے اس کو ہم نے 5 سال دیے تھے, ہم ہی نے ووٹ دیے تھے, اور وہاں ووٹ دینے کے بعد وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پائی جموں کشمیر کے لیے. سوپور وارپورہ میں کانگریس پارٹی کے کارکنان کا ایک اجلاس منعقد ہوا. سینئر کانگریس لیڈر اور سوپور کے سابق رکن اسمبلی نے کہا کہ سوپور کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. کانگریس پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط بنانے کی انہوں نے ورکروں سے اپیل کی. سوپور میں ترقیاتی کام انجام دینے کے لیے پارٹی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. NC کانگریس کے مشترکہ امیدوار کو لوک سبھا چناؤ میں کامیاب بنانے کی پارٹی ورکروں سے اپیل کی گئی. لولاب کپواڑہ میں مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ سینکڑوں لوگوں نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر سجاد غنی لون نے لوگوں کا استقبال کیا اور کہا کہ بدلاؤ کے نعرے کو دیکھتے ہوئے پیپلز کانفرنس کافی حد تک مقبولیت حاصل کر چکی ہے اور لوگ اس جماعت کے نظریے سے اتفاق کرتے ہوئے اس میں جوک درجوک شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. نظری TV اردو کشمیر کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کشمیر. اننت ناگ کے ایش مقام علاقے میں حضرت بابا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کل اختتام پذیر ہو گئے. اس دوران ان کے آستانے پر خدمات المعظمات کی تقاریب کے ساتھ ساتھ روایتی زول کا بھی اہتمام ہوا, جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. اس زول کو نیکی کی بدی پر فتح کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے, ساتھ ہی یہاں کے ملے جلے تہذیب و تمدن اور روایت کی بھی عکاسی کرتا ہے. حضرت بابا سخی زین الدین ولی کا شمار وادی کے بلند پائے شخصیات میں ہوتا ہے. اس عرس کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف ایش مقام بلکہ اننت ناگ کے مختلف علاقوں میں اس کو چراغاں کیا جاتا ہے اور روایتی زول جلایا جاتا ہے, جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں. صدیوں سے جاری یہ تہوار وادی کشمیر کے تہذیب و تمدن اور کشمیریت کی بھی عکاسی کرتا ہے. یہ سخی بادشاہ یہ جنگ اکبر کور نفس جنگ بوزن لہذا یہ بڑ درگاہ مشہور یا جموں کشمیر. روایتی زول ہے, اس کی ایک کلچرل امپورٹنس تو ہے ہی. دوسرا جو ہمارے صوفیاء کرام نے پیار محبت یونیورسل بدرہڈ کا پیغام دیا ہے, تو ایسے جو مواقع ہوتے ہیں یہ پھر ہم یاد دہانی کرتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا پیغام ہے امن کا, آشتی کا, آپسی بھائی چارے کا, یہ دنیا تک پہنچا. جب سے وہ یہاں پہ تشریف آور ہوئے ہے اور یہاں پہ اس پہاڑی پہ مقام کیا ہے, یہ تصوف کی ایک پہاڑی رہی ہے اور جو یہاں پہ چراغاں ہو رہی ہے یہ نور کی فتح ہے. اور جو یہ ذکر ہو رہا ہے ان کو ذکر قدمین ہی کہا جاتا ہے, کیونکہ کشمیر میں چپے چپے پہ آپ نظر ڈالیں تو ہمارے اولیاء کرام کی چھاپ ہر جگہ ہے.
मंशात मुखालिफ तहरीक राजौरी ने जामा मस्जिद राजौरी में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। तहरीक के बानी ने मंशात की लानत से नौजवान तबके को निजात दिलाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। मंशात के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली गई। मौलाना मोहम्मद फारूक ने भी जलसे से खिताब किया। इन्होंने मंशात के इस्तेमाल से पैदा होने वाले समाजी मसाइल पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में कई मुकामी उलमा ने शिरकत की। पुलवामा में एक रजाकार तंजीम की तरफ से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बढ़ती हुई रिश्वत सतानी पर तशवीश का इजहार किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने समाज से रिश्वत सतानी और मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उधमपुर डोडा कठुआ हल्के के अवाम भी आने वाली नई हुकूमत से कई उम्मीदें वाबस्ता किए हुए इस हल्के में पोलिंग 17 अप्रैल को होने वाली है। वोटरों को उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत और हल्के से मुंतखब नुमाइंदे बेरोजगारी के मसले को हल करेंगे। हल्के के तमाम इलाकों में तरक्की की रफ्तार तेज होने की भी उम्मीद की जा रही है। से ये चाहते हैं उनकी कि जो भी गवर्नमेंट आए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। जो सबसे बड़ी नीड ऑफ द आवर जो है आज के यूथ की डिमांड वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में या तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके कोई अच्छे से सोर्सेज जो है यहाँ पे अपनाए जाए। कठुआ में या जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है अभी तक। और स्कूल केवल 8th क्लास तक है। हमारे रोड जो हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। हमारा जो पढ़ा लिखा हुआ कोई भी बच्चा है, हम भी हैं, हमें किसी भी आदमी को आज तक कोई नौकरी कोई कुछ नहीं। लद्दाख के सबसे पहले मुकामी न्यूज चैनल और वीडियो प्रोडक्शन हाउस की 5वीं सालगिरह की तकरीब करगिल में मुनक्किद हुई। अलनूर न्यूज चैनल गुज़िश्ता 5 वर्षों से मुकामी खबरों को मुकामी अवाम के लिए नश्र कर रहा है। फौज के सद्भावना प्रोग्राम की पेशरफ्त के ताल्लुक से प्रोग्राम उम्मीद की किरण अलनूर न्यूज पर पेश किया जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में मुनक्किदा तकरीब में करगिल की सरकर्दा शख्सियात के अलावा सिविल इंतजामिया और फौज के आला हुक्काम ने शिरकत की। 121 इन्फेंट्री के ब्रिगेड कमांडर मेहमान खुसूसी थे। एसपी करगिल सुजीत कुमार एजाजी मेहमान थे। तकरीब में नूरुल इस्लाम और गुलाम नबी जिया का तैयार करदा प्रोग्राम स्क्रीन किया गया। लोगों ने फौज की इंसानियत दोस्ती पर मबनी प्रोग्राम की खूब सताइश की। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा के डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने काम छोड़ हड़ताल करते हुए धरना दिया। इनका इल्जाम है कि अस्पताल के अमले और डॉक्टरों के लिए कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं है। एहतजाजियों का कहना था कि सहूलियात दस्तयाब न होने से बरहम तीमारदार अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और स्टाफ को निशाना बनाते हैं। इनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज एक मरीज को श्रीनगर रेफर करने पर भी तीमारदारों ने अस्पताल पर पथराव किया और डॉक्टरों व तिब्बी अमले पर भी हमला किया। इन्होंने सिक्योरिटी फराहम कराने का मुतालबा किया है। डिमांड सिंपल है कि हमें ऐसे इवेंट्स नहीं होने चाहिए यहाँ, उसके लिए हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ जिस अंदाज से पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट फ्लो है, ये इवेंट्स जिस अंदाज से हर हफ्ते एवरी फोर्टनाइट होते रहते हैं, तो यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी, जब हम शिकायत करेंगे पुलिस को, जब हम कोई कंप्लेंट, जब ऐसा कोई इवेंट हो जाएगा, देन पुलिस शुड टेक इनटू कॉग्निजेंस सच इवेंट्स एंड वो अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो इस पर फिर दे डोंट डू एनीथिंग, जिसकी वजह से ये इवेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरेंडर्ड मिलिटेंटों की बाज़ावातकारी पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से वापस आए सरेंडर्ड मिलिटेंटों के अहले खाना ने कल श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली इन ख्वातीन का इल्जाम है कि मरकजी सरकार इनकी बाज़ावातकारी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इन ख्वातीन का मुतालबा है कि इन्हें सफरी दस्तावेजात फराहम किए जाएं ताकि वो वापस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जा सकें। किश्तवाड़ में वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूर दराज इलाकों में मड़वा, वाड़वान, पाडर, मिशल के इलाकों में 3 दिन पहले ही हवाई सर्विस के जरिए पोलिंग मटेरियल रवाना किया गया। दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, किश्तवाड़ और इंद्रवाल, उसकी तैयारियां हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दी हैं। फाइनल स्टेज हमारा जो डिफिकल्ट एरिया से वार्ड 1, मलवा और दक्षिण इंक्लूडिंग सम पोर्शन ऑफ पाडर, उसमें हमारी पोलिंग पार्टियां चली गई हैं। पोलिंग स्टाफ को एयर सर्विस के थ्रू हमने वहां पर भेजा।
पार्लिमानी हल्के उधमपुर के लिए डोडा में 116 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जबकि 54 पोलिंग स्टेशनों के लिए कल इंतखाबी अमला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर सामान भारी सिक्योरिटी के साथ रवाना किया गया। ये 54 पोलिंग स्टेशन हल्के डोडा के दूर दराज इलाकों में वाक़ हैं। उधमपुर डोडा में 17 अप्रैल को होने वाली पोलिंग को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डोडा जिले के दूर दराज पोलिंग मराकज के लिए सदर मुकाम से पुलिस और नीम फौजी दस्तों की कई टुकड़ियां रवाना की गई। डोगरी मुसन्निफ पद्मश्री रामनाथ शास्त्री की जिंदगी पर मबनी समग्र रचनावली का इजरा कल जम्मू में अमल में आया। किताब का इजरा जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस के ज़रिए तमाम एक प्रोग्राम में किया गया। किताब में प्रोफेसर शास्त्री की हयात और खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली गई है। प्रोग्राम में अदबी दुनिया के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रचना संरचना पर लोबान प्रोफेसर माइक को सादा दिया करना प्रोफेसर अली कुबोद्रा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो अफसपा को अपनी ही हुकूमत में विड्रॉ करने की जंग अभी नहीं हारे हैं। हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो मनोज खोल के साथ श्रीनगर में खुसूसी बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि वो मखलूस सरकार में अपनी बात मनवाने में कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन, देखिए आप ये खास बातचीत। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू कश्मीर में भी पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में माहौल गर्म है और सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बयानात और दावे कर रही हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इन चुनाव को देखते हैं और क्या कुछ लेके आए हैं वो लोगों के लिए ताकि लोग उन्हें वोट दें। उमर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया हुआ है, किस तरह की उम्मीदें हैं, कितने? अब हमारा अलायंस कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 साल से ज्यादा हो गए हमें इनके साथ अलायंस में हुकूमत करते हुए। पिछले 5 साल के से हम यूपीए के हिस्सेदार रहे हैं और ये तो लाजमी है कि हम पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ लड़ें। दूसरी तरफ पीडीपी है, बीजेपी है, कितना टक्कर दे पाते हैं आप दोनों मिलकर? आप दोनों की पार्टी वो मैंने 6 सीटों में से कितनी उम्मीदें हैं आपकी? कितनी? वो तो उम्मीदें तो 6 की 6 पे हैं। नतीजे क्या होंगे उसके लिए हम इंतजार करेंगे। जहां एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके इलेक्शन में उतरे हुए हैं, वहां दूसरी तरफ से पीडीपी और बीजेपी का लगभग अलायंस ही है। तो अभी कश्मीर वैली की जो 3 सीटें यहाँ चुनाव होने हैं, आप लोगों से वोट मांगे तो किस बिना पर? जनाब, हम मुख्तलिफ चीज़ों पे वोट मांग रहे हैं। जो 5 साल हमारी कारकर्दगी रही है हुकूमत की सेंटर पे, स्टेट में, उस पे हम मांग रहे हैं। हम दोनों यूपीए के जो प्रधानमंत्री के लिए जिसको हम उस कुर्सी पे पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हम वोट मांग रहे हैं। जो बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं उनको लेके हम मैदान में उतरे हुए हैं ताकि लोग समझ जाएं कि वो किस तरह के शख्स हैं। मुख्तलिफ बातें हैं, कोई एक इशू तो है नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आप पीडीपी को वोट दे रहे हो वो नरेंद्र मोदी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि इनका वो तो सच्चाई है कि जिस तरह इन्होंने जम्मू और उधमपुर में कैंडिडेट उठाए हैं वो सिर्फ इस गर्ज से उठाए हैं कि बीजेपी को उसका फायदा हो। उन्होंने जीतने के लिए जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने बीजेपी को जितवाने के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहाँ अगर देखेंगे कि जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट देना चाहिए, आप पे ये भी इल्जाम है जब गुजरात राइट्स हुए आप एनडीए की सरकार में शामिल थे, तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपको कैसे मालूम है मैंने इस्तीफा नहीं दिया? आपने इस्तीफा तो दिया भी नहीं। आपको कैसे मालूम? पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकालिए ना, रिकॉर्ड निकालिए ना। मैंने बाज़ाब्ता उस मुद्दे पे वजीर आजम साहब से कहा कि मैं हुकूमत छोड़ूंगा क्योंकि मैं उनके साथ वोट दे नहीं सकता हूं। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकालिए। गुजरात के मामले पे जो वोट हुआ पार्लियामेंट में, मैं एक वाहिद मिनिस्टर हूं उस गवर्नमेंट में जिसने गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया। वो दूसरी बात है कि वाजपेयी साहब ने मेरे इस्तीफे को कबूल नहीं किया और मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं शायद मुझे ये लगा
کہ 2002 کے دنگوں کے لیے اگر میں واجپئی صاحب کی حکومت سے استعفیٰ دے دیتا تو شاید میں یہ تاثر دے رہا ہوں کہ اس کے لیے واجپئی صاحب خود ذاتی طور ذمہ دار ہیں، جو وہ نہیں تھے۔ وہ چلیے وہ دوسری بات ہے، وہ مودی صاحب کے خلاف کیا کارروائی کر سکے نہیں کر سکے، لیکن ان دنگوں کے لیے تو مودی صاحب ذمہ دار تھے۔ واجپئی صاحب کو تو میں ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے ان کی حکومت کے ساتھ ووٹ نہیں دیا۔ آپ جب سرکار میں آئے تو کچھ برس گزرنے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آرمز فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ یہ اسٹیٹ کے ایشوز ہیں، جب ہمارے اسٹیٹ کے الیکشن آ جائیں گے اس پہ ہم سے بات کریے نا، یہ تو سینٹر کے ایشوز ہیں۔ ابھی تک گیا نہیں ہے آرمز فورسز اسپیشل پاورز، میری حکومت بھی ابھی نہیں گئی نا، اب تو صرف 6 مہینے۔ ابھی آپ میری حکومت نہیں گئی نا، میں لاسٹ ڈے تک کوشش کرتا رہوں گا، ابھی میری حکومت گئی نہیں، میں ابھی یہیں پہ ہوں۔ کانگریس آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس معاملے آپ کو کیسے معلوم؟ کیونکہ کئی بار بیانات آئے ہیں کانگریس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ زیادہ تو تعداد ان کی لگتی ہے جو ساتھ دیتے ہیں؟ وہ آپ طے کریے نا، وہ میرا طے کرنا تھوڑا نا کام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ گیا نہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کانگریس آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس میں لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگ اس کے اٹھانے کے خلاف ہیں، فوج اس کے خلاف ہے، لیکن میری حکومت ابھی گئی نہیں، میری کوشش جو ہے جاری رہے گی۔ آپ نے کہا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جائے گا، کانگریس سے سپورٹ نہیں کیا تھے، ہم یہ کہیں کہ کانگریس آپ کو اپنی بات منوانے میں کامیاب رہی، آپ کامیاب نہیں رہے۔ لوکل یہ اربن یونٹس بنے، لوکل ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے کتنے بنے؟ کس کی بات چلی؟ کس کی بات چلی؟ آپ کی بات چلی، ٹھیک ہے۔ مطلب اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کولیشن میں بات چل جاتی ہے نا، کولیشن میں بات چل جاتی ہے، جو لوگوں کے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پنچایتوں کو پاورز نہیں دیں گے، ہم نے کہا کہ 72 اور 73 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ریاست پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ بات کس کی چلی؟ ہماری چلی ہے۔ 72 73 امینڈمنٹس جموں کشمیر پہ لاگو نہیں ہوئے، بات ہماری چلی۔ ہم نے اپنے آئین میں ہم نے اپنے قانون میں تبدیلی لائی، تب جا کے تو آپ کو آپ کے قانون میں تبدیلی لائی۔ اس کے لیے تو پہلے سے ہی تیار تھے، تو پھر اتنی دیر کیوں لگی؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ 72 73 امینڈمنٹس جو ہیں وہ جموں کشمیر پہ لاگو نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے۔ ہم نے قانون میں تبدیلی لائی اور ہم نے قانون میں وہ تبدیلیاں لائیں جس سے کہ ریاست کو فائدہ پہنچے، اور کانگریس کو بھی یہ بات ٹھیک لگی۔ وہ بھی کہاں زور دے رہے تھے کہ نہیں جناب ہم صرف 72 اور 73 امینڈمنٹ کی بات کریں گے، وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ چلیے جناب آپ وہ قانون لائیں جس سے کہ ریاست کو فائدہ ہو، قانون کے وہ حصے لائیں، وہ ہم نے لائے۔ کرپشن ایک بہت بڑا مدعا ہے، جس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرپشن کو ختم کرنے میں، کم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کرپشن مدعا اگر ہے تو وہ اس لیے ہے کہ لوگ وہ ان قانونوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں جس سے کہ کرپشن کم کیا جا سکتا ہے۔ کس نے روکا لوگوں کو کہ جا کے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن یا ویجیلنس کمیشن میں شکایت کریں؟ آپ لوگ تو ہر جگہ اپنے کیمرہ لے لیتے ہو نا، آپ لے لیجئے اپنا ثبوت، جائیے ویجیلنس کمیشن میں، کس نے روکا آپ کو؟ رائٹ ٹو انفارمیشن استعمال کریے، پوچھئے سوال، پبلک سروس گارنٹی ایکٹ کا استعمال کریے، کیجئے شکایت۔ یہ تو ٹھیک ہے نا، کرپشن کا رٹ لگا ہے، میں بھی مانتا ہوں کرپشن ہے، لیکن جو ہم نے ادارے کھڑے کیے ہیں کرپشن کو کم کرنے کے لیے، ان کو استعمال کریے۔ آپ نے کبھی شکایت درج کرنے کی کوشش کی؟ آپ جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن استعمال کریے اور کریے ان اداروں کا ان کا فائدہ لے لیجیے۔ میں تب مانوں اگر کہ آپ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں اور آپ وہاں سے کچھ نہ پائیں، پھر میں کہوں نا یہ ہماری ناکامی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن قائم کیا، اگر ہم نے ویجیلنس کمیشن قائم کیا، اگر ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون یہاں پہ لاگو کیا، اگر ہم نے پبلک سروس گارنٹی ایکٹ یہاں پہ لاگو کیا، اگر اس کے باوجود لوگ ان کا استعمال نہ کریں تو پھر کرپشن تو رہے گا ہی۔ میرے پاس جناب کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے سینکشن اور پروسیکیوشن کے لیے۔ جتنے بھی کیسز میرے پاس آئے ہیں پروسیکیوشن کے سینکشن کے لیے، ان سب کو میں نے منظوری دی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ لگ بھگ 5.5 سال ہو گیا آپ کی سرکار کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اپلبدھی ہے آپ کی سرکار کی؟ کیا سب سے زیادہ کیا اچھا کام کیا آپ نے؟ ہم نے اچھے کام کیے ہیں، سب سے زیادہ اچھے کام جو ہم نے نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس دیے، جو کہ کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بھاری تعداد میں ہم نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس قائم کریں گے، اور لوگوں کے اور حکومت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کریں گے۔ ہم نے پنچایتی
इलेक्शंस कराए और उन पंचायतों को हमने एम्पावर किया। हमने ऐसे कानून इस रियासत में लागू किए हैं। हमने नए पावर प्रोजेक्ट्स इतने बनाए जितने के 60 साल में नहीं बने हैं, उतने पावर प्रोजेक्ट्स पे हमने काम शुरू किया है। कोई कम काम नहीं किया हुआ है। लेकिन आपने ये भी कोशिश करी कि एनएचपीसी से पावर प्रोजेक्ट वापस लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। क्या वजह है कि क्या एनएचपीसी ने फिलहाल देने से इनकार किया, या यहाँ की सरकार, आपकी सरकार उस मुद्दे को उतनी शिद्दत से उठा नहीं पाई? मुद्दे को उठाते रहते हैं, लेकिन एनएचपीसी वाले तैयार होने चाहिए ना। ये हमारी नाकामयाबी नहीं है, ये मरकज की नाकामयाबी रही है कि वो अपने ही रिपोर्ट को जो है लागू नहीं कर सके। ये रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन है, हम उसी को लागू कराने में लगे हुए हैं। हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा, लेकिन हमने उसका इंतजार नहीं किया बाकियों की तरह। बाकियों ने तो सिर्फ बातें की। बाकियों ने कहा नहीं, जब हम प्रोजेक्ट्स वापस लाएंगे, ना प्रोजेक्ट्स वापस लाए ना यहाँ प्रोजेक्ट्स बने। हमने कम से कम इतनी तो जुर्रत की, इतनी हिम्मत की, हमने कहा हम कोई और प्रोजेक्ट जो है एनएचपीसी को नहीं देंगे, और हम अपने बात पे कायम रहे। हमारे दौरे हुकूमत में एक भी नया प्रोजेक्ट एनएचपीसी को नहीं दिया गया, बल्कि हमने एनएचपीसी से वापस लिए। जो दुलहस्ती का फेज 2 बनना था वो एनएचपीसी को बनाना था, आज वो जॉइंट वेंचर में बनेगा, हम एनएचपीसी को नहीं दे रहे हैं। जो उड़ी का दूसरा फेज बनेगा वो एनएचपीसी को बनाना था, वो हम एनएचपीसी को नहीं दे रहे हैं, वो हम अपनी ताकत से जो है वो बनाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि जहां पे हम एनएचपीसी से प्रोजेक्ट्स वापस लेना चाहते थे अभी तक हम नहीं ले पाए, लेकिन हमने कोई हिम्मत नहीं हारी और हमने कोई हार नहीं मानी। हमने नए प्रोजेक्ट्स अपनी ताकत से जो हैं लगाने शुरू किए और कोई नए प्रोजेक्ट्स उनको नहीं दिए। और हमने एनएचपीसी को साफ कहा हुआ है, जब तक वो हमें प्रोजेक्ट्स वापस नहीं लौटाते एक भी प्रोजेक्ट पे हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। या हम खुद प्रोजेक्ट उठाएंगे या जॉइंट वेंचर में उठाएंगे। ये तो आपकी कामयाबी है। क्या कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाया? 6 महीने है ना अभी, जब 6 महीने मुकम्मल होंगे, अगर कोई बात उस वक्त रह गई होगी मैं बता दूंगा आपको। आप मेरी हुकूमत का जनाजा इतनी जल्दी क्यों निकाल रहे हैं? मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन तो चला गया, तो 6-7 महीने रहे। क्या सियासत में ना एक दिन भी बड़ा लंबा अरसा है, तो 6 महीने है ना, आप इंतजार करिए। आप बड़ी बेफिक्र बेसब्री से मतलब ये इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हुकूमत चली जाए। अभी टाइम है ना, कोई इतनी जल्दी मत करिए आप। मतलब आप चुनाव का इंतजार करें, जैसे चुनाव करीब आएंगे असेंबली के, तो उसके बाद आप कुछ करके दिखाएंगे? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। आपने मुझसे ये पूछा कि कुछ रह गया है, मैंने कहा अगर रह गया होगा तो हमें वक्त दे दीजिए, अभी 6 महीने हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या रह गया क्या नहीं रह गया ना। तो असेंबली चुनाव में जैसे आज कोलिशन चल रहा है, आगे तब देखेंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। कोई उस पर विचार हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं विचार, हर चीज पर विचार हो सकता है। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब ऐसी पार्टी बन गई है जिसको कांग्रेस की अब जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस की आपको जरूरत पड़ेगी? अब चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी ना, वो लोग तय करते हैं। हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ी थी 2008 के इलेक्शन में, लोगों का फैसला था कि हम मिलकर हुकूमत करें। लोगों ने ना कांग्रेस को मैंडेट दिया, ना हमें दिया, ना पीडीपी को दिया, ना बीजेपी को दिया। ये लोगों का फैसला था कि हम एक साथ आए। ये ना हमारी मजबूरी थी ना उनकी मजबूरी थी। ये कोलिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान है या फिर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के दरमियान? अब अलायंस तो पार्टियों के दरमियान होता है, रिश्ते इंडिविजुअल्स के दरमियान होते हैं। ये जरूर है कि मेरा एक पुराना रिश्ता जो है हमारे खानदान का राहुल के खानदान के साथ है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशंस इन चीजों पे बनते नहीं हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।